रश्मि आर्यन का सवाल सुनकर दंग रह गई। उसने हिचकिचाकर कहा, मैं यहाँ टीचर हूँ, मैं नायरा की बेस्ट फ्रेंड हूँ, रश्मि देसाई। उसका नाम सुनकर आर्यन के एक्सप्रेशन बदल गए। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आया हो। वो नफरत से भरी आंखों से रश्मि को घूरते हुए बोला, ओह, तो वो तुम हो जिसका नायरा के हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है। तुम ही हो ना जिसे पुलिस ने होटल के कमरे में हेमंत के साथ रंगे हाथ पकड़ा था। आर्यन ने ये बात जानबूझकर कही थी। उसकी बात सुनकर रश्मि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा नहीं था कि आर्यन ये बात उससे डायरेक्ट कहेगा। नायरा भी आर्यन का बिहेवियर देखकर हैरान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर रश्मि को बेइज्जत करना चाहता हो, चाहे वजह जो भी हो। लेकिन आर्यन की इस हरकत से नायरा के दिल को अजीब सा सुकून मिला। रश्मि खून का घूंट पीकर चुप खड़ी रही। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसमें आर्यन सिंह राठौड़ को जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने उसे देखा और मन ही मन सोचा कि नायरा कभी किसी की सिंपैथी पाने के लिए खुद को कमजोर नहीं दिखाती। उसे रश्मि पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो अभी स्कूल में नायरा के सामने तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि उसके जाने के बाद नायरा के लिए लोगों के सवालों का जवाब देना भारी पड़ जाएगा। रश्मि रोते हुए बोली, अब मिस्टर राठौड़, आप इस मैटर में दखल क्यों दे रहे हैं? आर्यन बोला, गलती तुम्हारी थी। सवाल तुमने मुझसे पहले पूछा। जब तुम जानती हो कि मुझसे बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है, फिर तुमने कोशिश क्यों की? अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। वैसे भी अभी तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा मिलना बाकी है। उसकी बातें सुनकर रश्मि का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोली, ये मेरे हेमंत और नायरा के बीच की बात है। आर्यन को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो जोर से चिल्लाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पुलिस ने किस हालत में होटल के कमरे में पकड़ा था, क्या तुम भूल गई? क्या तुम अपने स्कूल स्टाफ को बताना नहीं चाहोगी कि नायरा के हस्बैंड के साथ होटल के कमरे में क्या कर रही थी तुम? मुझसे उलझना मत मिस देसाई, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। नायरा आर्यन का ये रूप देखकर हैरान थी। मन ही मन उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था कि कम से कम आर्यन उसका साथ दे रहा है। इसका मतलब साफ था कि आर्यन ने उसकी बातें सुन ली थी। आर्यन की नजर नायरा के शॉक्ड चेहरे पर पड़ी। वो समझ गया कि नायरा के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने नायरा से कड़क आवाज में कहा, नायरा बाहर आओ। जब नायरा अपनी जगह पर खड़ी रही तो आर्यन बोला, तुम चाहती हो कि मैं इस गंदी औरत के सामने तुमसे बात करूं? नायरा समझ गई कि आर्यन का मूड बहुत खराब है, लेकिन वो रश्मि की बेइज्जती देखकर मन ही मन बहुत खुश थी। नायरा फौरन आर्यन के पीछे स्टाफ रूम से बाहर निकल गई। इस वक्त स्टाफ रूम में सिर्फ रश्मि रह गई थी। नायरा के बाहर जाते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और अजीब सी नफरत और गुस्सा उसकी आंखों में दिखाई देने लगा। दूसरी तरफ बाहर आते ही आर्यन एक खाली जगह पर नायरा को ले आया और उसे अपनी बाहों में भींचकर बोला, नायरा, अभी भी वक्त है, तुम अपनी नौकरी बचा सकती हो। मेरी बात मान लो और मेरी बन जाओ। नायरा ने घबराकर आसपास देखा और बोली, ये क्या कर रहे हैं मिस्टर राठौड़, छोड़िए मुझे। लेकिन आर्यन ने उसे अपने और करीब खींच लिया और मुस्कुराते हुए उसका चेहरा देखने लगा। नायरा को बहुत शर्म आ रही थी और उसे डर भी लग रहा था कि कोई उसे ऐसे ना देख ले। उसने आर्यन से कहा, प्लीज छोड़ो मुझे आर्यन, ये स्कूल है, बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अचानक उसकी बात सुनकर आर्यन ने उसे छोड़ दिया। नायरा ने आर्यन से कहा, मिस्टर राठौड़, आपने वहाँ स्टाफ रूम में जो भी किया उसके लिए थैंक्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी मेरा फायदा उठा सकते हैं। उसकी बात सुनकर आर्यन ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ। नायरा नजरें झुकाकर बोली, बेहतर होगा कि आप मुझे स्कूल की टीचर की तरह ट्रीट करें, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हर बार मिलने पर आप मुझे यूज कर सकते हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा। आर्यन उसकी बात सुनकर गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराया। नायरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो बोली, मिस्टर राठौड़, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ये कहकर नायरा वहाँ से चली गई। आर्यन उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब से एहसास दिखाई दे रहे थे। अपनी क्लास में आकर नायरा ने गहरी सांस ली और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया।
उसने अपने से वादा किया कि वो अपना काम ईमानदारी से करेगी और अगर उसे आर्यन ने नौकरी से निकाल भी दिया तो वो अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने देगी। क्लास में बहुत शांति थी। बच्चों का पूरा फोकस भी नायरा पर था। क्लास में पीछे की तरफ कुर्सियां लगी हुई थी जिस पर प्रिंसिपल चक्रवर्ती और आर्यन बैठे हुए थे। उनके साथ कुछ लोग और भी थे जो स्कूल के ट्रस्टी थे। आर्यन का पूरा ध्यान नायरा के ऊपर था। उसकी नजरें नायरा से मिली और वो मुस्कुराया। नायरा उसको मुस्कुराता देखकर हैरान थी। वो समझ गई कि आर्यन आंखों ही आंखों में उसका हौसला बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ आर्यन नायरा को देखते हुए उनकी पैशनेट रातें याद कर रहा था। उसकी नजर नायरा पर से हट ही नहीं रही थी। नायरा का दिल भी आर्यन को सामने देखकर जोर जोर से धड़क रहा था। दोनों इस बात से अनजान थे कि उन दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास जागने लगा था। नायरा ने बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया। आर्यन ने नोटिस किया कि बच्चे नायरा को बहुत प्यार करते थे। थोड़ी देर में क्लास खत्म हो गई और नायरा को स्टाफ रूम में इंतजार करने के लिए कहा गया। नायरा को अपनी नौकरी का कोई डर नहीं था। प्रिंसिपल चक्रवर्ती ने आर्यन से पूछा, सर आपने मिस नायरा के बारे में क्या फैसला लिया? आर्यन बोला, वो बहुत अच्छी टीचर है। प्रिंसिपल चक्रवर्ती जानते थे कि आर्यन को घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। उन्होंने पूछा, क्या आप मिस नायरा से कोई सवाल करना चाहते हैं? आर्यन बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उनकी टीचिंग स्किल काफी अच्छी है। मुझे उन पर शक नहीं करना चाहिए था। इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। नायरा और बाकी लोग आर्यन का बिहेवियर देखकर हैरान थे। नायरा को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन सच में उससे माफी मांग रहा था या इसके पीछे भी उसकी कोई चाल थी। लेकिन इतने लोगों के सामने वो उसे कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए उसने आर्यन की माफी एक्सेप्ट कर ली। वो बोली, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर राठौर। बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, इसके लिए टीचर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है कि मेरी टीचिंग स्किल ने आपको निराश नहीं किया। थैंक्स। आर्यन उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, थैंक्स मिस नायरा। आप भी हमारे साथ अगली क्लास में बैठिए और देखिए कि मिसेस शुक्ला की टीचिंग स्किल कैसी है। नायरा ने चुपचाप हामी भर दी। सभी लोग मिसेस शुक्ला की क्लास में आकर बैठ गए। सबसे लास्ट में नायरा अंदर घुसी। उसने देखा कि आर्यन और उसका असिस्टेंट साथ बैठे थे। नायरा को देखते ही आर्यन का असिस्टेंट अपनी सीट से उठ गया और नायरा को वहां बैठने का इशारा किया। सिर्फ आर्यन के पास की सीट खाली थी, बाकी सभी अपनी सीटों पर बैठे थे। आर्यन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये सिटिंग अरेंजमेंट आर्यन ने करवाया है ताकि नायरा उसके पास बैठे। आखिर आर्यन चाहता क्या है? नायरा को ऐसा लग रहा था जैसे वो कांटों की चेयर पर बैठी है। उसने आर्यन की तरफ देखा जिसका ध्यान क्लास की तरफ था। नायरा बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। आर्यन ने तिरछी नजरों से नायरा की तरफ देखा जो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। नायरा का ध्यान क्लास की तरफ भी नहीं था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई प्यारी सी चीज चोरी हो गई हो। क्या उसके साथ बैठना इतना मुश्किल है? आर्यन वापस क्लास की तरफ देखने लगा। वो कुछ सोचकर मुस्कुराया और उसने एक पेपर पर नोट लिखकर नायरा को दिया। नायरा नोट देखकर कंफ्यूज थी। उसने नोट को लेकर पढ़ा और वो शॉक रह गई। नोट में लिखा था, मुझे तुम्हारी खुशबू बहुत पसंद है। आज भी तुम्हारी खुशबू मुझे हमारी पहली रात की याद दिला रही है। नोट पढ़कर नायरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अच्छा, तो आर्यन सिंह राठौड़ को फ्लर्ट करना भी आता है। नायरा ने आर्यन को घूर कर देखा। आर्यन उसे देखकर मुस्कुराया और धीरे से उसके कान में बोला, अगर तुम मुझे ऐसे देखोगी तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा। नायरा घबराकर फौरन पीछे हट गई। वो जानती थी कि आर्यन का कोई भरोसा नहीं है। वो मिसेस शुक्ला पर फोकस करने की कोशिश करने लगी। आर्यन नायरा को देखकर मुस्कुराया और वापस मिसेस शुक्ला की तरफ देखने लगा। इसके बाद उसने नायरा को परेशान नहीं किया। दूसरी तरफ मिसेस शुक्ला फुल कॉन्फिडेंस से पढ़ा रही थी। उन्हें आर्यन से डर नहीं लग रहा था। शुरू में वो थोड़ी नर्वस थी, लेकिन फिर जब उन्होंने नायरा को देखा तो आंखों ही आंखों में नायरा ने उन्हें बता दिया कि वो सही कर रही है, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस आ गया। क्लास खत्म होने के बाद सबने मिसेस शुक्ला की टीचिंग स्किल की तारीफ की। मिसेस शुक्ला ने नर्वस होकर आर्यन की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, निखिल अपनी सीट से खड़ा हुआ और ताली बजाकर बोला, मैम आज आपने
आपने बहुत अच्छे से समझाया, हमें बहुत अच्छा लगा। आज से आप हमारी फेवरेट टीचर हो। मिसेस शुक्ला निखिल की बात सुनकर हैरान थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। निखिल को देखकर उन्हें अपने बिहेवियर पर गिल्टी महसूस हो रही थी। निखिल की बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, नॉट बैड। जब प्रिंसिपल ने ये सुना तो वो बोले, इसका मतलब मिसेस शुक्ला की नौकरी सेफ है। आर्यन ने मिसेस शुक्ला की तरफ देखा और बोला, हाँ मिसेस शुक्ला, आप यहाँ काम कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे से आप बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करेंगी और ऐसे ही उन्हें टीचिंग देंगी। और प्लीज भूलिएगा मत, आपको ये दूसरा मौका मिला है। आगे से मुझे आपके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मिसेस शुक्ला बोली, बिल्कुल मिस्टर राठौड़, मैं ध्यान रखूंगी। आर्यन उनकी बात सुनकर मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। आर्यन के जाते ही नायरा ने चैन की सांस ली और वापस कुर्सी पर बैठ गई। वो क्लास में काफी देर तक अकेले बैठी रही। अचानक एक टीचर उसके पास आई और बोली, नायरा, आपको प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुलाया है। नायरा हैरान थी। अब किस लिए प्रिंसिपल चक्रवर्ती उन्हें ऑफिस में बुला रहे हैं? उनकी नौकरी तो सेफ थी, है ना? कहीं आर्यन ने अपना फैसला तो नहीं बदल लिया? ये ख्याल आते ही नायरा घबरा गई और फौरन दौड़कर प्रिंसिपल से मिलने उनके ऑफिस पहुंची। नायरा ने वहां पहुंचकर दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से प्रिंसिपल चक्रवर्ती की आवाज आई, कम इन। नायरा ने गहरी सांस भरी और दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसे सोफे पर आर्यन बैठा दिखा। प्रिंसिपल चक्रवर्ती नायरा को देखकर मुस्कुराए और बोले, आओ नायरा, मिस्टर राठौड़ तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब आप लोग बात करो, तब तक मैं स्कूल का राउंड लगा कर आता हूँ। ये कहकर प्रिंसिपल चक्रवर्ती वहाँ से चले गए। अभी उनके ऑफिस में सिर्फ नायरा और आर्यन थे। ऑफिस में अजीब सा तनाव था। नायरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो वहाँ से वापस जाना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि यह आसान नहीं है। उसने एक बार पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ आर्यन का असिस्टेंट रवि खड़ा था। वो नायरा की इंटेंशन समझ गया और मुस्कुराकर बोला, मिस नायरा, आप आर्यन सर से बात करके ही बाहर जा सकती हैं। इसके बाद रवि ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। नायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आर्यन को घूर कर देखा, जो सोफे पर बैठा उसी को देख रहा था। वो बहुत सीरियस मूड में दिख रहा था। वो उठा और नायरा का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर ले गया। नायरा बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? आर्यन उसे लेकर सोफे पर बैठ गया और बोला, कल रात तुमने मुझे हर्ट किया था, बस उसी का बदला ले रहा हूँ। नायरा आर्यन की बात सुनकर हैरान थी। उसे लगा नहीं था कि वो प्रिंसिपल ऑफिस में ये बात करेगा, लेकिन यहाँ उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। प्रिंसिपल चक्रवर्ती भी आर्यन को कुछ नहीं बोल सकते थे। नायरा बहुत उदास थी। वो खुद भी आर्यन को नाराज नहीं करना चाहती थी। उसने पूछा, मिस्टर राठौड़, बताइए मुझे माफी मांगने के लिए क्या करना होगा? आर्यन ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? नायरा बोली, मुझे नहीं पता। आर्यन ने नायरा को सिर से पांव तक देखा। उसकी आंखों में पैशन साफ दिखाई दे रहा था। अगले ही पल आर्यन ने नायरा को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने नायरा की आंखों में देखा और बोला, हमारे बीच भी वही रिश्ता हो सकता है जो रश्मि और हेमंत के बीच है। ये सुनकर नायरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो बोली, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो आर्यन से पीछा छुड़ाना चाहती थी और यहाँ आर्यन उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना चाहता था। इस ख्याल से ही नायरा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। नायरा का जवाब सुनकर आर्यन को गुस्सा आ गया। वो उसे और करीब खींचकर बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच सकती हो? नायरा भी गुस्से में बोली, क्या तुम भी मुझे रश्मि की तरह चीप और बेशर्म समझते हो? तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी कभी। आर्यन नायरा की बातें सुनकर हैरान था। उससे रहा नहीं गया। उसने नायरा को फुल पैशन से किस कर लिया। नायरा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए आर्यन को पुश कर दिया। वो बोली, मिस्टर राठौड़, मैं जानती हूँ आप कल रात की बात से नाराज हैं, लेकिन मैं सच में आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। मैं एक बहुत मामूली लड़की हूँ, आप तो मुझे पसंद भी नहीं करते, फिर क्यों? हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। आर्यन ने नायरा की आंखों में देखकर कहा। नायरा आर्यन का डायरेक्ट कन्फेशन सुनकर दंग रह गई। आर्यन आगे बोला,
खेल तो अब शुरू हुआ है। अब तुम चाहो न चाहो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आर्यन का चेहरा साफ बता रहा था कि ये कोई मजाक नहीं था बल्कि वार्निंग थी। इसके बाद आर्यन वापस नायरा को बाहों में भरकर किस करने लगा। नायरा बोली, प्लीज मिस्टर राठौड़, मुझे जाने दीजिए, हम स्कूल में हैं। अगर किसी ने मुझे आपके साथ ऐसे देख लिया तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। आर्यन बोला, अगर तुमने कल रात मुझे हर्ट न किया होता तो आज ये सब नहीं होता। फिर वो नायरा के गालों पर हाथ फेर कर बोला, तुम मुझसे जितना दूर जाओगे मैं तुम्हारे उतना करीब आऊंगा। आर्यन की आंखों में पैशन देखकर नायरा को खुद पर बहुत गुस्सा और शर्म आ रही थी। आर्यन उसे चुप देखकर बोला, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान जाओ। नायरा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हेमंत के लालच ने उसे ऐसी जगह ला खड़ा कर दिया था जहाँ एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई। वो जानती थी कि आर्यन उससे अपनी बात मनवा कर रहेगा। नायरा के एक्सप्रेशन आर्यन की तेज नजरों से छिपे ना रहे। वो पहले नायरा को सजा देना चाहता था, लेकिन उसकी आंखें नम देखकर आर्यन का दिल पिघल गया। उसे लगा कि ये सही वक्त नहीं है नायरा से बात करने का। आर्यन जानता था कि आज नहीं तो कल नायरा उसकी बात जरूर मानेगी। आर्यन नायरा से बोला, तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। नायरा हैरानी से बोली, क्या मुझे और बेइज्जत करना बाकी है? आर्यन बोला, तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें मैंने नौकरी से नहीं निकाला, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें बेइज्जत कर रहा हूँ। नायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन को उसका चुप रहना अच्छा नहीं लगा और उसने नायरा को वापस अपनी बाहों में खींच लिया। नायरा घबरा गई और बोली, मुझे जाने दो आर्यन, और मुझे नौकरी से ना निकालने के लिए थैंक यू सो मच। आर्यन नायरा का जवाब सुनकर मुस्कुराया और बोला, ये हुई ना बात। मेरी बात याद रखना, आज से हमारे रिश्ते की नई शुरुआत है। तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ, तो अगली मीटिंग के लिए तैयार रहना। ये कहकर आर्यन वहाँ से चला गया। जब नायरा प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आई तो कॉरिडोर में कोई नहीं था। उसने चैन की सांस ली और सीधे स्टाफ रूम में आ गई। वो अभी भी आर्यन की वार्निंग के बारे में सोच रही थी। वो पूरी दुनिया में अकेला इंसान था जो एक ही पल में नायरा को सारे इमोशंस फील करवा देता था। वो उसकी बाहों में आकर खुश भी होती थी और उसे डर भी लगता था। न जाने आर्यन से मिलकर उसके दिल में अजीब सा एहसास क्यों महसूस होने लगता है। आर्यन से मिलने से पहले तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। जब वो स्टाफ रूम में पहुंची तो देखा कि सभी टीचर उसी को देख रहे हैं। उनके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वो उसके बारे में गलत सोच रही है। नायरा को ये देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई। रश्मि वहीं थी। वो नायरा के पास आकर बोली, अरे नायरा, तुम इतनी देर तक प्रिंसिपल के ऑफिस में क्या कर रही थी? मैंने सुना है कि मिस्टर राठौड़ भी अंदर थे। नायरा समझ गई कि रश्मि जानबूझकर सबके सामने ये बात कर रही है। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और मुस्कुराकर बोली, सॉरी, तुम्हें नहीं बता सकती, कोई सीक्रेट है ना? मिस्टर राठौड़ ने किसी को बताने से मना किया है। रश्मि ने उसे शक की निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या सीक्रेट है? नायरा बोली, सीक्रेट है, फिर कैसे बता सकती हो? तुम्हें जानना है तो तुम खुद जाकर मिस्टर राठौड़ से क्यों नहीं पूछ लेती? नायरा की बात सुनकर रश्मि ने फौरन इनकार किया और बोली, नहीं नहीं प्लीज, मुझे कुछ नहीं जानना। वैसे भी कोई जरूरी बात होगी तभी मिस्टर राठौड़ ने तुम्हें बताई है। खैर, तुम आराम करो। नायरा जानती थी कि रश्मि स्कूल स्टाफ के मन में उसके लिए शक पैदा करना चाहती है। हो सकता था कि उसके स्टाफ रूम में आने से पहले रश्मि ने बाकी टीचर्स को कुछ बोला था, तभी वो लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। नायरा ने रश्मि को गौर से देखा और बोली, मिस देसाई, पता है कल रात मेरे घर पर लिविंग रूम का कैमरा ऑन था। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रिकॉर्ड हो गई है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं वो रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर डाल दूं? नायरा की बात सुनकर रश्मि के चेहरे का रंग उड़ गया। वो टॉपिक चेंज करते हुए बोली, अरे हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। ये कहकर वो वहाँ से भाग खड़ी हुई। दोपहर में नायरा वापस रियल एस्टेट एजेंसी पहुंची। उसने वहाँ बैठे ब्रोकर से कहा, हेलो, मेरा नाम नायरा है और मैं स्प्रिंगडेल स्कूल में टीचर हूँ। मुझे अपने स्कूल के पास के एरिया में एक घर रेंट पर लेना है। ब्रोकर ने नायरा को सिर से पांव तक देखा और बोला, मिस नायरा, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। मेरे पास आपके लिए बढ़िया घर है। नायरा ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, अच्छा, कहाँ है घर? ब्रोकर बोला,
ये घर आज ही सुबह रेंट के लिए आया है। इसका मालिक बहुत ही अच्छा है और रेंट भी बहुत कम है। नायरा ने खुश होकर कहा, मुझे बिल्कुल ऐसा ही घर चाहिए, सस्ता और छोटा। ब्रोकर बोला, फिर तो समझो आपके हाथ जैकपॉट लग गया। ये घर मीरा एम्पायर में है और 4 BHK है। इस घर का किराया आपके बजट में है। बस इसका मालिक इतना ही चाहता है कि जो उसका घर किराए पर ले वो घर को साफ रखे। घर की डिटेल सुनकर नायरा को थोड़ा अजीब लगा। इतना बड़ा घर और सस्ता रेंट, या तो घर में कुछ गड़बड़ है या फिर मालिक बेवकूफ है। नायरा ने हैरानी से पूछा, आपका मतलब अगर मैं ये घर साफ रखूं तो मुझे ये किराए पर मिल सकता है? ब्रोकर मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन इस घर के मालिक की एक और शर्त है। वो चाहते हैं कि जो भी इस घर को किराए पर ले वो कम से कम 1 साल इसमें रहे। नायरा थोड़ा अनईजी महसूस कर रही थी। उसने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाई राइज अपार्टमेंट में 4 BHK है, इसके अलावा उसका रेंट इतना कम है, और अगर मैं ये घर लेती हूँ तो 1 साल से पहले खाली नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता क्यों, पर इस घर के मालिक पर मुझे थोड़ा शक हो रहा है। ब्रोकर हंसकर बोला, अरे मैडम, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। हमारे पास तो ऐसे घर रोज आते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप तो हमारी एजेंसी से घर ले रही हैं, हम आपको कोई गलत घर थोड़ी देंगे। नायरा को उसकी बात सही लगी और वो थोड़ा रिलैक्स हो गई। ब्रोकर बोला, चलिए पहले चलकर देख लेते हैं, अगर आपको पसंद आया तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। ठीक है। नायरा फौरन तैयार हो गई। घर 27वें फ्लोर पर था। नायरा घर देखकर हैरान थी। उस घर में हर चीज नई थी और उस घर का इंटीरियर बहुत खूबसूरत था। नायरा को अपने कपड़ों के सिवा कुछ लाने की जरूरत नहीं थी। ब्रोकर बोला, देखिए कितना सुंदर घर है, ऊपर से ये आपके स्कूल के पास भी है। आपको ब्रांड न्यू घर इतने कम रेंट में कहाँ मिलेगा मैडम? मेरी मानिए, अभी डील साइन कर दीजिए, मैं पेपर साथ ही लेकर आया हूँ। नायरा बोली, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। ब्रोकर बोला, अरे मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस घर का किराया इसलिए कम है क्योंकि इसका मालिक बहुत अमीर है, उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। वो तो इस घर को मेंटेन रखने के लिए ये घर किराए पर दे रहा है। ब्रोकर की ये बात सुनकर नायरा की सारी चिंता दूर हो गई। वो बोली, ठीक है, फिर मैं पेपर साइन करने को तैयार हूँ। नायरा को उसी वक्त घर की चाबी मिल गई और नायरा ने होटल से अपना सामान लेकर रात में ही शिफ्ट करने की सोची। नायरा के जाने के बाद ब्रोकर ने फोन मिलाया और कहा, मिस्टर राठौड़, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मिस नायरा ने 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है। वो आज रात ही घर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। जैसे ही नायरा अपना सामान लेने के लिए होटल पहुंची, उसे विनोद मेहरा की कार नजर आई। कार होटल के एंट्रेंस पर रुकी और उसमें से एक 25-26 साल की जवान लड़की बाहर निकली। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। कार की दूसरी साइड से विनोद मेहरा भी बाहर निकला। नायरा को उन्हें साथ देखकर कुछ शक हुआ। उसने देखा कि वो जवान लड़की विनोद मेहरा के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर अंदर जा रही है। विनोद मेहरा भी उसे अपने करीब पकड़े हुए था। वो दोनों कपल की तरह बिहेव कर रहे थे, जिनके बीच बहुत प्यार हो। कहीं उसके ससुर भी तो उसकी सास को चीट नहीं कर रहे। ये ख्याल आते ही नायरा का खून खौलने लगा। विनोद ने उस लड़की के कान में कुछ कहा और दोनों मुस्कुराते हुए होटल के अंदर चले गए। नायरा भी उनका पीछा करते हुए अंदर चली गई। वो उनसे दूरी बनाए हुए थी ताकि विनोद उसे देख न ले। उसने नोटिस किया कि विनोद और इसकी पार्टनर रिसेप्शन पर जाने के बजाय सीधे लिफ्ट में चले गए। इसका मतलब उन्होंने पहले से रूम बुक करवा रखा था। उसने देखा कि वो 19वें फ्लोर पर जा रहे हैं। वो भी वहां जाने के लिए दूसरी लिफ्ट में घुस गई। उसका रूम भी तो इसी फ्लोर पर था। कहीं ऐसा तो नहीं कि विनोद उसी से मिलने आया हो? लेकिन वो उससे मिलने क्यों आएगा? वो तो उसे पसंद ही नहीं करता। नायरा ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और 19वें फ्लोर पर पहुंच गई। लिफ्ट से बाहर आकर उसने देखा कि विनोद और उसकी पार्टनर एक रूम में घुस रहे हैं। इसका मतलब साफ था कि वो लोग किसी और मकसद से होटल आए थे। नायरा शॉक थी। वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। अचानक अंदर से किसी लड़की के हंसने की आवाज आई और वो बोली,
फाइनली हमें अकेले रहने का टाइम मिल गया। कल जब तुम मुझसे मिलने आए तो मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी। तभी विनोद की आवाज आई, डोंट वरी बेबी, अब हम एक हफ्ते के लिए साथ हैं, हम पूरा टाइम साथ में बिताएंगे। नायरा को समझते देर न लगी कि विनोद और उस लड़की के बीच क्या रिश्ता है। वो गुस्से से कांप रही थी। शायद अपनी बीवियों को धोखा देना मेहरा फैमिली के खून में था। हेमंत भी तो बिल्कुल अपने बाप पर गया था। दोनों बाप बेटे में एक भी अच्छी बात नहीं थी। विनोद मेहरा खुद उसकी सास को चीट कर रहा था और उसे कैरेक्टरलेस बोल रहा था। नायरा से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने फौरन विनोद के कमरे का नंबर नोट किया और अपने कमरे में वापस आ गई। उसका कमरा विनोद के कमरे से थोड़ी दूरी पर था। नायरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और रोने लगी। उसे अपनी और माया की किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। उसने तो ये दर्द सहन कर लिया, लेकिन क्या उसकी सास इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त कर पाएगी? वो ये तो जानती थी कि बिजनेस की दुनिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और जालसाजी कॉमन है, लेकिन विनोद अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ अफेयर करेगा, ये उसने सोचा भी नहीं था। जब वो ये सोच रही थी तभी उसे माया का कॉल आया। नायरा की आवाज उससे बात करते हुए कांप रही थी। वो बोली, हेलो माँ। माया बोली, नायरा बेटी कैसी हो? मैं आज घर पर अकेली हूँ। तुम्हारे डैड बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगी? बिजनेस ट्रिप? नायरा माया की बात सुनकर दंग थी। उसने पूछा, माँ डैड बिजनेस ट्रिप पर कब गए? माया बोली, कल गए हैं, एक हफ्ते बाद लौटेंगे। इसका मतलब उसने सही सुना था। विनोद ने उस लड़की के साथ रहने के लिए ये होटल रूम एक हफ्ते के लिए बुक किया था। नायरा बोली, माँ मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं अभी तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं फ्री होकर आपसे मिलने जरूर आऊंगी। फोन रखने के बाद नायरा माया के बारे में सोचने लगी। उसे माया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो विनोद को रंगे हाथों पकड़वाना चाहती थी ताकि वो दोबारा कभी ऐसा करने की कोशिश ना करे। विनोद ने न जाने कितने सालों तक उसकी सास को धोखा दिया होगा, लेकिन अब और नहीं। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत रश्मि को फोन मिलाया। एक ही रिंग में रश्मि ने फोन उठा लिया और हैरानी से बोली, नायरा। नायरा बोली, मैं होटल मैरियट के रूम नंबर 1907 में हूँ, तुम यहाँ आकर मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रश्मि बोली, अभी? नायरा ने चिढ़कर पूछा, हाँ अभी। क्या तुम इस वक्त भी हेमंत के साथ हो? रश्मि बोली, नहीं, वो अपनी माँ के घर डिनर के लिए गया है। नायरा ये सुनकर समझ गई कि माया ने उसके साथ साथ हेमंत को भी डिनर पर बुलाया है। उसकी सास अपनी तरफ से उन दोनों का रिश्ता सुधारने की पूरी कोशिश कर रही थी। इस ख्याल से नायरा का दिल उनके लिए तड़प उठा। वो गहरी सांस भरकर बोली, ठीक है, तो तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। रश्मि ने पूछा, लेकिन बात क्या है? नायरा बोली, जब तुम यहाँ आओगी तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। रश्मि बोली, ठीक है, मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँचती हूँ। रश्मि को फोन करने के बाद नायरा ने माया को फोन किया। उसने माया के फोन उठाते ही पूछा, माँ क्या आप हेमंत के साथ हैं? माया हिचकिचाकर बोली, हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अचानक माया के हाथ से हेमंत ने फोन छीन लिया और बोला, कहाँ हो तुम? तुम्हें माँ ने डिनर पर बुलाया था ना, तो तुम क्यों नहीं आई? इतना क्या एटीट्यूड आ गया है तुम्हें? नायरा ने हेमंत की किसी बात का जवाब नहीं दिया और बोली, मैं होटल मैरियट के रूम नंबर 1907 में हूँ, आधे घंटे में यहाँ पहुँचो। हेमंत बोला, क्यों? मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? नायरा बोली, मैंने रश्मि को भी बुलाया है। ये कहकर नायरा ने फोन काट दिया। माया ने हेमंत से पूछा, क्या हुआ? हेमंत अपनी माँ का चिंतित चेहरा देखकर बोला, कुछ नहीं माँ, नायरा होटल में है, मैं उसे लेकर आता हूँ। माया ये सुनकर कंफ्यूज हो गई। वो बोली, वो होटल में क्या कर रही है? वो तो घर वापस आ गई थी ना, कहीं तुम दोनों की फिर से लड़ाई तो नहीं हुई हेमंत? जब हेमंत कुछ नहीं बोला तो माया ने आगे कहा, देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम आज भी उससे बहुत प्यार करते हो। नायरा से अच्छी लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। उसने 3 साल पहले जो किया वो तुम्हारे लिए किया, और तुम इस बात को भूलकर फिर से अपनी शादी को मौका दो। हेमंत ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी माँ से विदा लेकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद हेमंत नायरा के बताए पते पर पहुंच गया। उसने दरवाजा नॉक किया, तभी पीछे से उसे रश्मि की आवाज आई।
अरे हेमंत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेमंत ने पलटकर रश्मि को देखा और कंफ्यूज होकर पूछा। मुझे भी नायरा ने मिलने बुलाया है। रश्मि ये सुनकर हैरान थी। वो बोली, तुम्हें भी बुलाया है और मुझे भी? अजीब बात है, आखिर नायरा क्या करने की कोशिश कर रही है? हेमंत को रश्मि की बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो तेजी से दरवाजा खटखटाने लगा। थोड़ी देर में दरवाजा खुला, लेकिन सामने नायरा की जगह कोई अनजान लड़की खड़ी थी। उसने हेमंत को देखकर कहा, कौन हो तुम और इतनी जोर से दरवाजा क्यों नॉक कर रहे थे? हेमंत ने लड़की को गौर से देखा। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी और उसके गले पर लव बाइट का निशान भी था। उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और अंदर घुस गया। वो जोर से बोला, नायरा, कहाँ हो तुम? अब क्या अपना नया रिश्ता दिखाने के लिए मुझे बुलाया है? वो लड़की हेमंत पर चिल्लाई, हे, तुम कहाँ घुस रहे हो? लेकिन जैसे ही हेमंत बेडरूम में घुसा, वो वहाँ बेड पर लेटे आदमी को देखकर दंग रह गया। वो शॉक होकर बोला, डैड,